Hello everyone, a very warm welcome to Meenakshi's Bio Academy. So I'm your educator Meenakshi Rajput और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं IT Gem Biotechnology PYQs ऑफ ईयर 2018. ओके, सो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड शेयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा स्पेसिफिक है, देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन पैरासाइट्स बिलोंग टू द फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा. ठीक है, तो अगर ये आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे तुक्का नहीं लगाएंगे एग्जाम में. इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं टेक्सोनॉमी और ये जो किंगडम होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसी के लिए तो आंसर यहाँ पे जो होगा आपका ए होगा, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी. ओके, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा आपको पता है कि इनके अंदर क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है. दे डू नॉट कंटेन एनी सेल वॉल. तो इसका मतलब क्या है, देयर सेल्स आर ऑफ द डेफिनाइट शेप. अगर सेल वॉल नहीं है तो डेफिनाइट शेप भी नहीं होगी. ऑस्मोटिक शॉक से भी रेजिस्टेंट नहीं होंगे. राइट, सो देयर ग्रोथ इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन. बिल्कुल, देखो पेनिसिलिन क्या करती है, इट कंटेन्स बीटा लैक्टम रिंग, जो कि क्या करता है, आपकी सेल वॉल की जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है ना, उसकी फॉर्मेशन नहीं होने देता. तो यहाँ पे सेल वॉल है ही नहीं, तो ये पेनिसिलिन इसके ऊपर एक्ट नहीं, मतलब कर ही नहीं पाएगी, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. तो आंसर सी करेक्ट है. दे आर नॉन पैथोजेनिक टू ह्यूमंस. नो, दिस इज रॉन्ग. दे आर पैथोजेनिक. राइट, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, दे आर द स्मॉल फ्री लिविंग बैक्टीरिया, बिलोंग टू द क्लास मॉलिक्यूल्स. नो सेल वॉल, प्लियोमॉर्फिक शेप, राउंड, ओवल, फिलामेंटस, कोई भी इनकी शेप हो सकती है क्योंकि सेल वॉल नहीं है. सेल मेम्ब्रेन contains sterols for the stability, reproduce by binary fission or budding. Genome is very small, grow in the specialized media due to difficulty in culturing. राइट, कॉज डिजीज लाइक न्यूमोनिया, माइकोप्लाज्म न्यूमोनिया हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया. रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दैट इज पेनिसिलिन, विच एक्ट्स ऑन द विच इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल. राइट, ट्रीटेड विद द टेट्रासाइक्लिन्स और मैक्रोलेट्स, फाउंड इन द रेस्पिरेटरी एंड द यूरिनोजेनिटल ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में माइकोप्लाज्मा से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. ओके, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. जिसके ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि आप देखते हो कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस की एक दो मेम्ब्रेन हो गई. ठीक है, अब इसी से जो होता है यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड करता हुआ, इसी की एक सिंगल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करते हुए आपका क्या बना रही है, ER बनाती है. तो आपका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर. फिर भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में आपका आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट, गोल्जी पैरेटिस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल इन द प्लांट सेल्स. एंड डबल मेम्ब्रेन में आ जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप. माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंड प्लास्टिड्स लाइक अमाइलोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट ऑल्सो. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी आपको उसी में आता है वैसे. अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि मैम राइबोसोम, राइबोसोम का क्या है, तो राइबोसोम आपको पता है क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ द RNA प्लस प्रोटीन. ये आपके RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है, डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. ओके, चलिए. सो नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में. देखो बच्चों, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो कोई भी आप इकोसिस्टम लेंगे, इट विल ऑलवेज बी अपराइट, है ना, वो ऑलवेज अपराइट होगा. चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो या कोई भी इकोसिस्टम हो, इट विल ऑलवेज बी अपराइट. क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल पे जितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है उसकी 10% ही नेक्स्ट पे जाती है, फिर उसकी 10% उसके नेक्स्ट पे जाएगी. तो जो आपकी एनर्जी है वो क्या होती है, एवरी ट्रॉफिक लेवल पे क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है. तो ये हमेशा क्या होगा, अपराइट ही होगा. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी. नेक्स्ट इज इन द फीडबैक रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम द एंड प्रोडक्ट बाइंड्स टू द. तो एंड प्रोडक्ट क्या करता है, यूजुअली जो आपका जब भी इस तरीके का आपका कोई एक पाथवे चल रहा होता है तो उसके अंदर जो फर्स्ट एंजाइम होता है ना उस पाथवे का, यूजुअली बच्चों वो क्या होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम होता है. तो उस एलोस्टेरिक एंजाइम की जो एलोस्टेरिक साइट होती है वहां पर जाकर के जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, वो जाकर के बाइंड करता है एंड उस पाथवे को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको स्टॉप करता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइसिस ऑफ वाटर होता है. राइट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो उससे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वहां से रिलीज होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका कि क्या होता है वहां पे ट्रांसफर होता है. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल कैप्सिड आर मेड अप ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल सबयूनिट कैप्सोमियस। बिल्कुल सही बात है, कैप्सिड जो होता है वो कैप्सोमियस से बना होता है। वन ऑफ द कॉमन कैप्सोमियर इज आइकोसाहेड्रल, राइट। आइकोसाहेड्रल शेप होती है, हमने पढ़ा है कैप्सिड्स की, राइट। सो आइकोसाहेड्रॉन इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन विद द 20 ट्रायंगुलर फेसेट्स एंड 12 वर्टिसेस इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, which one of the following features should be present in a protein to generate a strong immune response, राइट, कि वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए, तो उसके अंदर इसके लिए उसके पास क्या फीचर होने चाहिए? एटलीस्ट एक एपिटोप होना चाहिए जिससे कि बी सेल क्या कर पाए, बाइंड कर पाए एंड एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो। एक टी सेल का एपिटोप होना चाहिए जिससे कि टी सेल को वो प्रेजेंट हो पाए एंड उसकी वजह से क्या हो कि आपका जो टी सेल है वो एक्टिव हो एंड वो फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। और प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के लिए उसके ऊपर एक साइट भी, एक या दो, मतलब जितनी भी साइट्स हैं, साइट और साइट्स होनी जरूरी हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग इन ग्रुप 1 विद द ग्रुप 2। तो यहाँ पे आपको टॉक्सिन्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले कोलेरा टॉक्सिन जो होता है, इट इज द एंटीरोटॉक्सिन, करेक्ट। देन आपका डिप्थेरिया टॉक्सिन जो होता है वो साइटोटॉक्सिन होता है। लाइपोपॉलीसैकेराइड जो बैक्टीरिया के ऊपर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो होती है एंडोटॉक्सिन एंड टेटनस होता है न्यूरोटॉक्सिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, दैट इज सी। ओके, एंड यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोग इसको एक बार कंसिडर कर सकते हो। ये जो पूरा पीडीएफ है पीपीटी का, ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। दोनों ही टेलीग्राम चैनल के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ओके, सो एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एक्सोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, एंटीरोटॉक्सिन्स। तो एंडोटॉक्सिन्स लाइपोपॉलीसैकेराइड जैसा अभी हमने पढ़ा है, उसके एग्जाम्पल है इकोलाई, सैल्मोनेलिया, निसेरिया, राइट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्या कॉज करता है? कॉजेज फीवर, इन्फ्लेमेशन, सेप्टिक शॉक के कॉज कर सकता है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है, एंडोटॉक्सीमिया। उसी तरीके से एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया खुद सिक्रीट कर रहा है बट एंडोटॉक्सिन को सिक्रीट नहीं करता है। वो जब बैक्टीरिया रिलीज, व्हेन बैक्टीरिया डाई और आर डिस्ट्रॉयड, वो तब रिलीज हो रहा है। वो बैक्टीरिया का खुद का पार्ट रहता है, जैसे बैक्टीरिया की डेथ होती है, डिस्ट्रॉय होता है, तब वो रिलीज हो जाता है। ओके, बट ये जो एक्सोटॉक्सिन है बैक्टीरिया खुद बाहर सिक्रीट कर रहा है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, राइट। सो ये सारे हो गए। न्यूरोटॉक्सिन जो होता है, जो कि टॉक्सिन स्पेशली इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। एंटीरोटॉक्सिन जो कि क्या करते हैं, टारगेट करते हैं इंटेस्टाइन को, गट को। इनके सभी के एग्जाम्पल्स गिवन है। एंड यहाँ पे साइटोटॉक्सिन्स है। साइटोटॉक्सिन जो होता है, जैसा कि अभी मैंने डिप्थेरिया का आपको बताया था, वो पर्टिकुलरली टारगेट करा है वेराइटी ऑफ द होस्ट सेल्स, जिसकी वजह से सेल डेथ और डिस्फंक्शन हो सकता है। साइटोटॉक्सिन के एग्जाम्पल वही है, कॉरिनीबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, सो दे कम्स अंडर द एक्सोटॉक्सिन ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड। पेप्सिनोजन कौन सिक्रीट कर रहा है? पी आपको बताएगा पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय। देन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कौन से सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजन को सिक्रीट कर रहे हैं? तो पेप्सिनोजन जो होता है वो सिक्रीट करते हैं आपके चीफ सेल, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट इज एंड कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन बाय द HCl। तो क्यों हो गया HCl? देन सिक्रीटेड फ्रॉम HCl को कौन सिक्रीट कर रहा है? आपके ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है करेक्ट, जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, दैट इज ए ओनली। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने सभी का फंक्शन गिवन है। सिक्रीट पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन, एन एंजाइम दैट लीड्स टू द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो ये चीफ सेल्स जो होते हैं, जो कि जाइमोजेनिक भी होते हैं, जाइमोजन मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम ये रिलीज करते हैं, ठीक है, सिक्रीट करते हैं बेसिकली, और ये लाइपेज भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे पेप्सिनोजन इंपॉर्टेंट है। देन पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल को ही हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, ठीक है। वो HCl सिक्रीट करते हैं, राइट। और ये एंड दे आल्सो सिक्रीट द इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इन द इंटेस्टाइन। ओके, देन ऑक्जेंटिक सेल मैंने आपको बता ही दिया है, ऑलराइट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बैक्टीरिया ग्रो इन द ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया, ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया कंटेनिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लैक्टोज। व्हेन द ग्लूकोज इज डिप्लीटेड, जब भी क्या है, ग्लूकोज एब्सेंट है, तो उस टाइम पे जो आपका एक्टिवेटर प्रोटीन होता है, राइट, जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो वो भी बोलेगा कि भैया ट्रांसक्रिप्शन करवाओ, हाई ट्रांसक्रिप्शन को फेवर करेगा,
और यहाँ पे लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, लैक्टोज हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा, वो भी क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा ओपेरॉन का। तो लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा, तो रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव है और आपका एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव है, तो हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं the dissociation of the bound lac repressor from the operator site and binding of the cyclic AMP cap complex in the cap site। बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि ग्लूकोज एब्सेंट है ना, तो साइक्लिक एएमपी बनेगा, राइट क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, एडिनल साइक्लेस को ब्लॉक करता है, तो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी बन रहा है, वो एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स करके अपनी बाइंडिंग साइट पर जाकर के बाइंड करेगा और एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स इन द ग्रुप 1 विद देयर फंक्शंस इन द ग्रुप 2। तो बहुत ही सिंपल है, एल्डोस्टेरॉन जो क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड द वाटर फ्रॉम द किडनी। देन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होगा वो क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजेंस फ्रॉम द टेस्टिस। बिल्कुल। देन एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है ये क्या करता है, इट कॉजेज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड yes, it causes the dilation of the blood vessels and reduction of the blood pressure। absolutely। epinephrine जो होता है इंक्रीज करता है हार्ट रेट को एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3, आंसर विल बी बी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया गया है, यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हैं इनसे ही आपको यहाँ पर जो है बताना है कि किस को फाइंड करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो फेलिंग्स टेस्ट जो होता है दैट इज फॉर द रिड्यूसिंग शुगर, ninhydrin is for the alpha amino acid, biuret reaction is for the peptide linkage and nitroprusside reaction is for the sulfhydryl group। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर विल बी 2, 1, 4, 3, तो आंसर यहाँ पर आपका सी रहेगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेबल और है जो कि मैंने यहाँ पे इस पीपीटी के अंदर आप लोग के लिए डाली है। सो दिस टेबल जो मैंने इंक्लूड करी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको सारे टेस्ट दिए गए हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, राइट, कैसे वो होते हैं, क्या वो डिटेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टॉलेंस टेस्ट एंड हाइड्रोलिसिस टेस्ट, ये बेसिकली कुछ टेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए किए जाते हैं। देन बायोरेट टेस्ट, राइट, जो कि प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन को एस्टिमेट करने के लिए किया जाता है। देन ब्रेडफोर्ड ऐसे टू एस्टिमेट, अगेन ये भी आपका क्वांटिटेटिव होता है, एंड आपका लाउरी ऐसे भी क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, देन आपका बीसीए ऐसे है, ये भी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। ओके, देन आपका निनहाइड्रिन टेस्ट, ये क्या करता है, फ्री अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स को ही यहाँ पे देखने के लिए होता है। निनहाइड्रिन रिएक्ट्स विद द अमाइन ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड प्रोड्यूसिंग अ कलर्ड प्रोडक्ट, राइट। और दूसरा आपका नाइट्रोप्रोसाइड जो मैंने बताया है, दिस एक्चुअली डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द कीटोन्स, राइट, इन द यूरिन एंड द बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पे बाकी की जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे एक बारी देख सकते हो। नेक्स्ट इज मैच द एंट्रीज इन द ग्रुप 1 दैट इन द ग्रुप 2। तो यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यहाँ पे एंजाइम्स है एंड उसके कोएंजाइम्स जो हैं वो गिवन है। तो विटामिन B1 जो होगा उसका हो जाएगा TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट हो जाएगा। विटामिन B2 का हो जाएगा आपका फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, B5 का हो जाएगा आपका कोएंजाइम A एंड B6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1 एंड 3, तो दैट इज आंसर इज D। ऑल राइट, चलो अगले में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे वाइटामिन्स एंड कोएंजाइम्स गिवन किए मतलब डाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने वाइटामिन्स एंड कोएंजाइम्स दोनों ऐड किए हैं और उनके फंक्शंस, कौन सी रिएक्शंस वो कैटलाइज करे वो भी दिया है। तो आप यहाँ पे ये जो टेबल है दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या PDF डाउनलोड करके रख लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सभी एंजाइम्स, उनके कोफैक्टर्स, उनके कोएंजाइम बेसिकली एंड उनकी रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है, जिसके ऊपर एग्जाम में कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंट्रीज इन द ग्रुप 1 विद दैट ऑफ द ग्रुप 2। तो प्रोलीन जो है इट इज अ साइक्लिक अमाइनो एसिड, राइट। ऑक्सीटोसिन जो है इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, एस्पार्टेम इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड पेनिसिलिन इज कंटेन्स द बीटा लैक्टम रिंग। तो आंसर विल बी 2, 4, 1, 3, दैट इज
ए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो गया अगेन ए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज। एमएसक्यूज पे आ जाते हैं। एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन इन अ सोल्यूशन थ्रू। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग होती है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये आयनिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सभी जो है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में देखी जाती है, वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। तो आंसर जो होगा ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मिड जो होता है वो जिस भी बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, जो रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होते हैं, आर प्लाज्मिड होते हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरिया को। आर रिक्वायर्ड बाय, क्या करते हैं, दे हाइड्रोलाइसिस बाय बीटा लैक्टमेस। तो जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या होती है, उसके अंदर बीटा लैक्टम होता है, ठीक है। तो इनके पास में क्या होता है, ये उसका बीटा लैक्टम का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बाय द एंजाइम बीटा लैक्टमेस। दे हैव द बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो कोई भी पेनिसिलिन वाली एंटीबायोटिक आएगी उसको ये वहां पे हाइड्रोलाइज कर देंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज एक्सप्रेशन ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम्स। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, आपकी एंटीबायोटिक होती हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ऐसे एंजाइम्स का एक्सप्रेशन करवाते हैं जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को मॉडिफाई कर देते हैं। अगर वो मॉडिफाइड हो जाएंगी, हेंस वहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बी भी करेक्ट है। म्यूटेशन इन द डीएनए गायरेज, देखो अगर म्यूटेशन हो गई डीएनए गायरेज में तो उसकी वजह से क्विनोलॉन से रेजिस्टेंट, क्विनोलॉन बेसिकली डीएनए गायरेज तो जरूरी है ना। तो फिर यहाँ पे तो ये गड़बड़ कर देगा, राइट। ओवर प्रोडक्शन ऑफ द डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ट्राइमेथोप्रिम रेजिस्टेंस, दिस विल नॉट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर इसका ज्यादा अमाउंट हो जाएगा उससे इस एंटीबायोटिक से कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। Next question, which of the following statements is are correct for the G protein coupled receptor? Contain the 7 membrane spanning regions, बिल्कुल सही है। GPCR are linked to the heterotrimeric G protein alpha, beta and gamma unit, absolutely correct. In the absence of the GPCR interacting ligand, alpha unit of the G protein is bound to the GTP. In the absence of ligand नहीं होता है, जब ligand present होता है तभी GTP जो होता है बाउंड होता है अल्फा सब यूनिट पे। इन द एब्सेंस ऑफ द लिगेंड यहाँ पे जीटीपी नहीं होता है, जीडीपी होता है, ठीक है। तो ये गलत है। इन द प्रेजेंस ऑफ द जीपीसीआर इंटरैक्टिंग लिगेंड जीटीपी इज डिस्प्लेस्ड from alpha subunit by the GDP. No, this is wrong. GDP is replaced by the GTP, right? So this is again wrong. तो जैसे ही अल्फा सबयूनिट पे GPCR से लिगेंड इंटरैक्ट करता है, अल्फा सब यूनिट पे जो जीडीपी होती है वो हटके जीटीपी लग जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, जीईएफ करवाता है ये। देन उसके बाद में क्या होता है, जो अल्फा सब यूनिट होती है वो बीटा गामा से अलग हो जाती है एंड एक्टिवेट करती है फैक्टर को। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है रॉन्ग है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है आपने ग्लूकोज को इंक्यूबेट करा है विद द ग्लाइकोलिटिक पाथवे के एंजाइम, एक्सेप्ट हमने पायरुवेट काइनेज यहाँ पे नहीं यूज किया है। आपने यहाँ पे क्या दिया बच्चों, गामा फॉस्फेट को लेबल किया है, किसके, एटीपी के गामा फॉस्फेट को आपने लेबल किया है। और आपने यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी दिया है, ठीक है, आपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी दिया है बट वो लेबल्ड नहीं है। तो आप क्या करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। हेक्सोकाइनेज होगा। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, जो भी काइनेज एंजाइम होता है ना बच्चों, काइनेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है ना, ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप का फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। तो डोनर जो होता है काइनेज के केस में मोस्टली क्या होता है, गामा फॉस्फेट ऑफ एटीपी होता है, ठीक है। तो ये जो गामा फॉस्फेट होता है इसका ये ट्रांसफर करता है एटीपी से लेके जो भी रेसिपिएंट होता है उसके पास में। तो हेक्सोकाइनेज भी सेम चीज करता है। तो यहाँ पे जो एटीपी है उसका गामा फॉस्फेट लेबल्ड है, तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा वो लेबल बनेगा, करेक्ट। देन आ जाते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अगेन ये भी आपका जो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ही कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो फॉस्फेट होगा वो लेबल्ड आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी लेबल्ड होगा, है ना। देन उसके बाद में अगर हम देखते हैं 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट, तो ये जो आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ना बच्चों, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में क्या होता है कि जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो अगेन वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, बट वो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो यहाँ पे लेबल तो होगा ही नहीं, राइट।
तो यहाँ पे दिस विल नॉट बी लेबल्ड, ये लेबल्ड नहीं रहेगा, ठीक है। देन आंसर विल बी ओके 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे भी काइनेज एंजाइम रहता है, जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका डी बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए बी एंड डी। यस। ओके, so here answer will be A, B and B. C will not form. Next is in a double-stranded DNA, which of the following ratios is R equals to 1? A, T, G, C denote the number of the bases. So A plus T is equal to G plus C, ये तो नहीं हो सकता। एडिनिन प्लस ग्वानिन बाय थाइमिन प्लस साइटोसिन, थाइमिन प्लस साइटोसिन, तो ये तो हो गया आपका प्यूरिन, ठीक है। और ये हो गया आपका पायरिमिडीन, जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने पायरिमिडीन्स होते हैं, यस ये हो सकता है, तो बी तो सही है। देन हम देखते हैं जितना एडेनिन है क्या उतना ही ग्वानिन हो, ये जरूरी है नहीं, जितना एडेनिन होगा उतना थाइमीन जरूर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्वानिन और थाइमीन और एडेनिन और साइटोसिन, ये हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि जितना ग्वानिन है उतना ही क्या होगा साइटोसिन होगा, प्लस जितना थाइमीन है उतना ही क्या होगा एडेनिन होगा, तो ये रेशियो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। चलिए, तो ये हो गए आपके एमएसक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स दैट कैन बी फॉर्म बाय अ हेटेरोजाइगस प्लांट कंटेन कैरिंग द जीनोटाइप दिस। तो अगर इस जीनोटाइप में हम देखते हैं, जब भी हमसे गैमीट के बारे में पूछता है हमें फॉर्मूला लगाना है 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गए, तो हम 2 टू दी पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो 4, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स जो हैं यहाँ पर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेल्दी इंडिविजुअल जिसका कार्डियक आउटपुट इतना है एंड हार्ट रेट इतनी है 72 बीट्स पर मिनट, द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ दैट इंडिविजुअल विल बी। बच्चों जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, राइट, ये फॉर्मूला रहता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए हम कर देंगे कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका, आपसे ml में पूछा है तो 5.5 लीटर को हम ml में कर लेंगे, दैट इज 5500 ml डिवाइडेड बाय 72, तो आपका आंसर समवेयर अराउंड 76 के आसपास आएगा, तो 76 ml विल बी स्ट्रोक वॉल्यूम हियर, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पर इसने बोला है बोथ द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव थायमिडीन। तो यहाँ पे ही आपका डीएनए है, इसके दोनों ही स्ट्रैंड्स में क्या है रेडियो एक्टिव थायमिडीन है। अब आपने उसको क्या करवाया है, ग्रो करवाया है इन द एनवायरमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियो एक्टिव थायमिडीन, ठीक है। द नंबर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल दैट विल कंटेन रेडियो एक्टिव आफ्टर 3 डुप्लीकेशन, तो 3 राउंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके पास में लेबल्ड रेडियो एक्टिव थायमिडीन होगा। देखो वो तो क्या होंगे सिर्फ 2 ही रहेंगे, चाहे हम 3 डुप्लीकेशन की बात करें चाहे 10 डुप्लीकेशन की बात करें, क्योंकि क्या होगा जब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये दोनों क्या होंगे इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे और दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा, नॉन रेडियो एक्टिव थायमिडीन कंटेनिंग डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब कि न्यू डीएनए उनके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म हो जाएगा। तो अभी भी 1 डुप्लीकेशन के बाद में भी क्या है यही है। जब हम नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन करेंगे तब भी क्या होगा, ये वाला जो नया स्ट्रैंड है अब ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी नए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, बट अगेन ये जो 2 लेबल्ड थे इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी बनेंगे। तो आफ्टर 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी कितने ही बचे 2 ही बचे। अब आप इसको 3rd राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी करोगे तब भी ये दोनों टेम्पलेट जहां पर एक्ट करेंगे वही 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि रेडियो एक्टिव होंगे, बाकी सभी नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। तो चाहे हम 3 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करें चाहे 100 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करें, इन दिस केस ओनली 2 डीएनए विल बी रेडियो लेबल्ड, ओके।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जब ये रेप्लिकेशन में जाएगा तो ये दोनों ही स्ट्रैंड्स जो होंगे टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू डीएनए सिंथेसिस होगा एंड न्यू डॉटर डीएनए बनेंगे। फिर अगेन रेप्लिकेशन में जाएंगे तो अगेन ये रेडियो लेबल्ड वाले क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज टेम्पलेट। तो ऐसे आप कितने भी राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करते जाओगे, क्योंकि इनिशियली आपके पास 2 ही स्ट्रैंड थे, तो वही 2 स्ट्रैंड जिस डीएनए के पास होंगे वही 2 डीएनए जो होंगे वो आपके यहाँ पे रेडियो एक्टिव रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ द साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ द पाल्मिटिक एसिड विच कंटेन द 16 कार्बन बाय द बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो बीटा ऑक्सीडेशन से क्या होता है, फैटी एसिड का मतलब कि यहाँ पे डाइजेशन होता है, बेसिकली डिग्रेडेशन होता है ना। तो यहाँ पे फैटी एसिड का जो डिग्रेडेशन होता है दैट इज बाय द बीटा ऑक्सीडेशन। तो जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, आपको एक चीज याद रखनी है कि एसिटिल सीओए की फॉर्म में 2 कार्बन एक बार में रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, एक बार में 2 कार्बन रिलीज हो रहे हैं। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, 16 कार्बन है। तो मैं ऐसे 2-2 बना देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए, फिर मैं आपको और आगे भी बता दूंगी। ठीक है, लेट्स से ये आपके 16 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये आपके 16 कार्बन हो गए। अब जब हम फर्स्ट राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक राउंड में आपका क्या निकले, 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए। फिर आपने दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन किया, दो मॉलिक्यूल्स, 2 कार्बन जो है वो निकल गए, मतलब एक एसिटिल सीओए में 2 कार्बन है, तो एक एसिटिल सीओए निकला मतलब 2 कार्बन निकले। ऐसे आपको अगर 16 है तो उसको करने के लिए आपको कितने राउंड्स करने पड़े बीटा ऑक्सीडेशन के, 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 7 टाइम्स ही पूरा बीटा ऑक्सीडेशन क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी बार साइकिल्स करनी पड़ी, 7, क्योंकि लास्ट में आपके पास जब ये 4 बच गए तो इनको आप जब यहाँ पे लास्ट राउंड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 एसिटिल सीओए मिलते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 7 राउंड्स करने होंगे। उसी तरीके से अगर मैं स्टेरिक एसिड की बात करूँ, राइट, जिसके अंदर कितने होते हैं, 18 होते हैं, तो वहां पे आपको 8 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द 1 राउंड ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि एक राउंड हुआ, 16 कार्बन है तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एसिटिल सीओ निकला। एसिटिल सीओ में आप देख रहे हो 2 कार्बन है, तो एक बार में 2 कार्बन निकल रहे हैं। 14 कार्बन रह गए, तो 14 कार्बन जब आपके रह गए हैं तो आपको कितनी बार करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 वाला जो है ऑलरेडी हमने यहाँ किया हुआ है, राइट। तो जब आप लास्ट करते हो, आपके पास में जो 4 कार्बन रह जाते हैं, तो जब आप वो करते हो तो आपके 2 एसिटिल सीओ रिलीज होते हैं, इसीलिए। सो ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। Next question, the concentration of the purified enzyme is given this 10 microliter of the enzyme solution in a total volume, a reaction volume of 1 ml catalyze the formation of 20 nanomoles of the product in 1 minute under optimum condition. ओके, सो यहाँ पे आपको प्यूरिफाइड एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है, यहाँ पे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है वो गिवन है आपको 10 मिलीग्राम पर ml। अब आपने जो रिएक्शन मिक्सचर लिया है उसके अंदर क्या है, 10 माइक्रोलीटर ऑफ द एंजाइम है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो हमने रिएक्शन मिक्सचर में यूज किया है वो वाली कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। तो 10 मिलीग्राम इंटू 0.1 माइक्रोलीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीग्राम ऑफ द एंजाइम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो 0.1 मिलीग्राम ऑफ द एंजाइम है उसने ये 20 नैनोमोल ऑफ द प्रोडक्ट बनाया पर मिनट, राइट। तो अगर हम इस एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालते हैं तो उसके लिए कितना प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है डिवाइडेड बाय कितना एंजाइम हमने लिया है। तो 1 ml के अंदर इतना एंजाइम था ना, 10 माइक्रोलीटर, तो हमने उसको कर दिया है कितना, 0.1 mg में कन्वर्ट। तो यहाँ पे ये आपको वॉल्यूम गिवन है ना, ये वॉल्यूम हमने लिया, कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है 10 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है पर ml, तो ये लिया। तो इससे हमें पता लग गया कि इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 0.1 मिलीग्राम प्रेजेंट होगा। सो अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फॉर्म कितना हुआ हमारा, 20 नैनोमोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है डिवाइडेड बाय 0.1, तो अभी हमारा आंसर आ गया है 200 नैनोमोल।
ओके, बट हमसे आंसर पूछा गया है किसके अंदर, यूनिट्स के अंदर। तो 1 यूनिट जो होता है इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमोल पर मिनट होता है। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, 200 नैनोमोल है तो उसको हमें माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1 यूनिट है ना, तो वो एक यूनिट में आ जाएगा आपका आंसर। तो हम जब 200 नैनोमोल को अगर हम माइक्रोमोल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 माइक्रोमोल। तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 माइक्रोमोल, तो 0.2 माइक्रोमोल इज इक्वल टू 0.2 यूनिट पर mg। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.2। Okay, so this is the specific activity of this enzyme. Clear? Next is a 100 nucleotide long single stranded poly A synthesized from the adenosine monophosphate. हमने यहाँ पे adenosine monophosphate ले रहे हैं और ऐसे adenosine monophosphate को हमको एक polynucleotide chain में जोड़ना है। तो जब polynucleotide chain जब बनेगी, जो phosphodiester bond बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, loss of H2O होगा। ठीक है, तो कितने यहाँ पे बॉन्ड्स बनेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपके बनेंगे 99 बॉन्ड्स, क्योंकि 100 न्यूक्लियोटाइड है तो 99 बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक एमपी का वेट दिया हुआ है 345, तो 345 इंटू 100 आपने लिया है, तो 100 इज इक्वल्स टू 34500, ये हो गया। तो ये तो टोटल वेट आ गया। अब 99 बॉन्ड्स बने तो 99 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस भी होगा, तो 99 इंटू हम करेंगे 18 इज इक्वल्स 1782। तो इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर विल बी 32718। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, मॉलिक्यूलर मास ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इफ अ कलर ब्लाइंड women marries a normal man, the chance that their baby boy will be color blind is, if a woman is, this is X-linked recessive, right? So if a woman is color blind, अगर women color blind है and marries a normal male, तो उस केस में इसने सिर्फ हमसे क्या पूछा, बॉय चाइल्ड के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर फीमेल विल बी कैरियर बट दिस बॉय विल बी डिजीज्ड। Again, the female will be carrier, but the boy will be diseased. So 100% of the baby boy or the boy child will be diseased. तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका 100. Okay. Next question is for 0.1 molar aqueous solution of the lysine, pH at which it carries no net charge. तो आपको PI निकालना है, तो जब भी हमें PI निकालना होता है हम PK वैल्यूज देखते हैं। तो यहाँ पे आपको अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और जो साइड चेन है उसका दिया हुआ है आपको यहाँ पर PK वैल्यू R ग्रुप का। तो यहाँ पे आपको देखना है दो नियरेस्ट वैल्यूज कौन सी हैं, तो 3.1 और 8 या 10.8 और 8, ये दोनों जो है वो नियरेस्ट है। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो, कोई भी दो वैल्यूज होंगी जिनका पीएच जो होगा, दो वैल्यूज का पीएच या तो क्या होगा, मोर देन 7 होगा, या फिर कोई ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिनका पीएच लेस देन 7 होगा। तो जिनका पीएच मोर देन 7 है वो दो वैल्यूज लो, या फिर अगर किसी केस में आपको ऐसा होगा जिनका पीएच लेस देन 7 है तो वो दो वैल्यूज लो। अब जैसे इस केस में 8 और 10 जो है दीज आर मोर देन 7, तो इनको आप लोगे, इनका क्या ले लोगे, एवरेज ले लोगे, 10.8 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो यू विल गेट 9.4। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा इस क्वेश्चन में 9.4। ठीक है, सो दिस इज इट, ये सारे क्वेश्चंस थे आपके 2018 के, राइट। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस सेशन। मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी आपको विद द 2019 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।